दोस्तों, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो। सोचो कि तुम यूक्रेन के बैटलफील्ड में खड़े हो। तुम्हारे लेफ्ट साइड में एक रशियन सोल्जर है, तुम्हारे राइट साइड में एक और सोल्जर है, लेकिन वो रशियन या यूक्रेनियन नहीं, वो है कोरियन। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि एक कोरियन सोल्जर वहां पे रशिया और यूक्रेन के युद्ध में क्या कर रहा है? तो यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट आज के इस कहानी का कि नॉर्थ कोरिया, वो कोरिया में से नॉर्थ कोरिया जिसके तानाशाह किम जोंग उन होते हैं, उन्होंने रशिया को अपने सैनिक दिए। लगभग 13 से 14,000 सैनिक दिए गए नॉर्थ कोरिया द्वारा, जिनको यूक्रेन के खिलाफ रशिया ने यूज किया। और यही आज के टाइम पीरियड की रियलिटी बन चुकी है। और यहीं पर हम देखेंगे कि क्यों और कैसे रशिया और नॉर्थ कोरिया के ये जो बढ़ती हुई नजदीकियां हैं, वो कैसे भारत के लिए एक सवाल उठा सकती हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस में। और उसके अलावा कैसे रशिया और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती हुई दोस्ती एशिया के अंदर एक नया जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप खड़ा कर सकती है, जो एशिया का मैप है उसको वो बहुत अलग तरीके से रीशेप कर सकती है। अब इसी के अंदर अगर अपने सबसे पहले ये चीज को देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे खून की लकीरों से लिखा गया था। अब ये खून की लकीरें हैं क्या? सबसे पहले हम चीजों को धीरे धीरे करके समझते हैं। हमने क्या देखा कि 14 से 15,000 सैन्य बल जो है नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने यूक्रेन के मैदान के ऊपर उतारे गए, उसके खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ उतारे गए। ये नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो अपने पब्लिक इंटरेस्ट का कभी नहीं सोचता है। जो उनके तानाशाह जो सोचते हैं ना, ये लोग हमेशा वही करते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई नॉर्थ कोरिया तो खुद एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, खुद एक क्लोज्ड कंट्री है, उसको क्यों दूसरे किसी देश के अंदरूनी मसलों में पड़ना है? यहाँ पर यह सवाल उठ के आता है। और क्यों फिर भेजे गए जवान नॉर्थ कोरिया द्वारा वहां पर? तो यहाँ पर अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ सोल्जर्स भेजने के लिए नहीं था। नॉर्थ कोरिया जो है ना, रशिया को ना ही सिर्फ सोल्जर्स, बल्कि वो रशिया को इतने एम्यूनेशन दे रहा है, इतने वेपन्स दे रहा है। और कुछ एस्टिमेशंस की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि लगभग नॉर्थ कोरिया ने 13 अरब डॉलर के एम्यूनेशन दिए हैं रशिया को यूक्रेन के खिलाफ। अब ये 13 बिलियन डॉलर जो होता है ना, ये पाकिस्तान के जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो जिसके लिए इतना ज्यादा पैसा बहुत होता है, उतना पैसा नॉर्थ कोरिया ने रशिया को दिया, जो कहीं ना कहीं एक सर्वाइवेबिलिटी रशिया का और ज्यादा बढ़ा देता है अगेंस्ट द यूक्रेन। और वही यूक्रेन को यूरोपियन कंट्री सपोर्ट कर रहे थे, और वही रशिया को फिर नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट किया। अब यहां पर ये एक चीज समझ में आती है। अब ये जो रिश्ता इन दोनों के बीच में यहाँ पे आया कि भाई ये जो 14 से 15,000 का जो सैन्य बल है, इसको क्यों दिया गया, कब दिया गया, और ये किस समय पे दिया गया, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में जो ये रिश्ता हुआ है, इसको खून में लिखी गई दोस्ती का नाम दिया जाता है। तो 2024 में हुआ क्या कि एक ऐसा मोमेंट आया जब रशिया को है ना बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था। यूक्रेन की आर्मी जो है रशिया के बॉर्डर्स तक अंदर आ चुकी थी, और रशिया जो है अपनी खुद की जमीन को प्रोटेक्ट करने में भी बेबस हो रहा था। उसी टाइम पीरियड पे नॉर्थ कोरिया और व्लादिमीर पुतिन साहब की बात हो रही थी, एंड नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स भेज दिए वहां पे सही समय पे। और ये जो सोल्जर्स भेजे गए थे, ये रशिया के कुर्स्क रीजन में यूक्रेन के खिलाफ जो रशिया का एक पैगाम था वो था। और रशिया ने उस समय पे कुर्स्क रीजन को जीत लिया। और वहीं पर एक स्टेटमेंट दिया गया कि ये जो रशिया और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती है ना, ये खून में लिखी गई दोस्ती है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने ये कुर्स्क रीजन में अपना जो है ना खून, अपना लहू बहाया था उस समय पे। और इसी टाइम पीरियड पे जो पुतिन साहब हैं, उन्होंने नॉर्थ कोरियन कमांडोज को ऑफिशियली अवार्ड भी दिया कि उन्होंने आके मदद किया। और यहां पर रशिया ने एक म्यूजियम भी बना दिया इन लोगों के, नॉर्थ कोरियन आर्मी के कमेमोरेशन के लिए, जहां पर यह चीज होता है कि ये याद दिलाएगा म्यूजियम कि नॉर्थ कोरिया का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है रशिया को सपोर्ट करने के लिए। अब आप खुद सोचो कि कोई भी देश जो है एक म्यूजियम कब बनाता है? वो तब बनाता है जब उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना होता है एक दूसरे देश को, और अपनी फ्रेंडशिप को जो है ना उसको सेलिब्रेट करना होता है। तब जाके ये जो देश है ना, ये जनरली यहाँ पर रिकॉग्नाइज होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो
यही चीज हुआ है। अब जब अपने इन दोनों की इस ट्रीटी की बात करें, तो इस ट्रीटी के अंदर अपने क्या देखते हैं कि रशिया और नॉर्थ कोरिया की ये जो ट्रीटी थी ना, इसका नाम अगर अपने देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ना, वो है ट्रीटी का नाम। अब सवाल ये होता है कि इसके अंदर है क्या एंड क्यों हम इसे खून में लिखी गई दोस्ती कहते हैं। तो आर्टिकल 4 इसके अंदर एक होता है जो कहता है कि ये ट्रीटी सिर्फ एक मिलिट्री असिस्टेंस नहीं है कि अगर नॉर्थ कोरिया को आवश्यकता लगेगी तो रशिया आएगा, रशिया को आवश्यकता लगेगी तो नॉर्थ कोरिया आएगा, वैसा नहीं। ये नेटो जैसा एक आर्टिकल है। आपने नेटो के आर्टिकल के बारे में सुना रहेगा, आर्टिकल 5, जिसमें कहा जाता है कि अगर एक भी नेटो के देश के ऊपर हमला हुआ तो उसी हिसाब से क्या होगा कि बाकी दूसरे देशों के ऊपर भी, हम जो बाकी देश हैं वो लोग भी इसके अंदर भाग ले सकते हैं। उसी हिसाब से ये आर्टिकल 4 है, जिसमें कहा जाता है कि अगर रशिया के ऊपर हमला हुआ तो नॉर्थ कोरिया आएगा, नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला हुआ तो रशिया आएगा। अब यही चीज यहाँ पे होता है। इसके अलावा, मिलिट्री के अलावा, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि दोनों भी जो देश है, रशिया और नॉर्थ कोरिया, वो ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और ये सब चीजों के अंदर भी जो है ना, ये जो है दोनों देश यहाँ पर क्या करेंगे, भाग लेंगे। यहाँ पे वही चीज कही जा रही है। अब ये जो है ना, ये एक पूरा एक कंप्लीट, जो दोनों देश के बीच में है ना, एक ऐसा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जो दोनों भी देशों को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे, जो एशिया का एक नया चेहरा बदल देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ और ऐसी बातें आपको बताऊं जो आपको खुद चौंकन्ने, आपको खुद शॉक में डाल देगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रीटी हुई है ना, ये सोल्जर्स और सिर्फ वेपन्स की ट्रीटी नहीं है। यहाँ पर कहानी कुछ ज्यादा ही अलग हो जाती है। मतलब हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। रशिया ने क्या किया, अपने पैसे पे नॉर्थ कोरिया के अंदर हॉस्पिटल बना दिया। एंड वो जो है एक अलग सा स्टेप था रशिया और नॉर्थ कोरिया के ग्रोइंग फ्रेंडशिप में। भाषा की बात, अब सोचो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जहां पे वो सिर्फ अपनी भाषा चलाता है, उसने क्या कर दिया, चौथवी क्लास से नॉर्थ कोरिया के अंदर जो रशियन लैंग्वेज है ना, उसे मैंडेटरी कर दिया। कहा कि भाई सभी बच्चों को रशियन, मतलब सोचो ना, अगर यहाँ पर कोई भाषा हम मैंडेटरी कर दे तो देखिए कितना ज्यादा उसका इंपैक्ट होता है। तो कोरिया ने वो चीज कर दिया। ये बताता है रशिया और कोरिया का बढ़ता हुआ फ्रेंडशिप। मीडिया की बात करें तो दोनों भी देशों के खिलाफ आज के टाइम में वर्ल्ड लेवल के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है ना, बहुत सारे इसके अंदर न्यूज के अंदर फेक न्यूज आए गए दिन आते रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने एक ऐसा न्यूज चैनल इंटीग्रेटेड लेवल पे बनाने का सोचा जो ऐसे ही फेक न्यूज के खिलाफ काम करेंगे। और फिर ट्रेड के लिए भी इन लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट करा है, जो ये चीज बताएंगे कि भाई ट्रेड के लिए भी ये लोग क्या कर सकते हैं, मतलब बढ़ाने के लिए एशिया के अंदर, ताकि इनको दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। ठीक है, ये एक चीज कही गई है। अब यहां पर अगर मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं ना, तो ये जो एशिया है ना, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर आप देखोगे रशिया है, जापान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है एंड यूएसए है। ठीक है। अब यूएसए का हमेशा से है ना एक एक्सेस होता था कि वो सपोर्ट करता है किसको, जापान और साउथ कोरिया को। और वही जापान और साउथ कोरिया से रशिया की इतनी ज्यादा बनती नहीं है। ठीक है। और वही नॉर्थ कोरिया का भी साउथ कोरिया बनती नहीं है, और जापान से भी बनती नहीं है, और अमेरिका से भी बनती नहीं है नॉर्थ कोरिया की। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा एक स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल बनाया कि नॉर्थ कोरिया को भी पता है कि यूएसए इस एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस लाना चाहता है, रशिया को भी पता है कि यही चीज हो रहा है। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया ने बोला कि हम क्यों नहीं साथ में आ जाए यूएसए के खिलाफ, जापान और साउथ कोरिया के खिलाफ। तो ऐसा करके है ना एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी जा रही है, जो रशिया और नॉर्थ कोरिया मिलके इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल को क्या करना चाह रहे हैं ना, ये लोग इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल को हटाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल अपने को देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि यार इसमें इंडिया का क्या रोल प्ले होगा, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। अब इंडिया के रोल प्ले की अपने बात करें तो यहां पर देखिए, इंडिया जो है वो बैलेंसिंग एक्ट करता है यूएसए के साथ भी और रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी। अब इसी में क्या होता है कि हमने रशिया के साथ भी ट्रीटी साइन करी है, यूएसए के साथ भी करी है। तो यहां पर अगर रशिया और नॉर्थ कोरिया ऐसी ट्रीटी साइन कर रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया के बारे में हमें क्या पता है कि नॉर्थ कोरिया आज एक न्यूक्लियर पावर है, और उसको न्यूक्लियर पावर बनाने में किसका हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था। क्योंकि पाकिस्तान ने वो जो टेक्नोलॉजी है वो नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर करी। ठीक है। अब यहां पर ऐसा है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के अग्रीमेंट के हिसाब से जो भी वो लोग नए अग्रीमेंट करेंगे ना, उनको दूसरे एक दूसरे के
जो सोवरेंटी है ना, नॉर्थ कोरिया को रशिया की सोवरेंटी और रशिया को नॉर्थ कोरिया की सोवरेंटी को ध्यान में रखते हुए वो अग्रीमेंट्स करने हैं। तो कल उठ के अगर रशिया और इंडिया की अग्रीमेंट होती है, तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो नॉर्थ कोरिया की सॉवरेंटी है ना, वो वायलेट नहीं हो रही है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कुछ काम नहीं हो रहा है ये चीज। तो कहीं ना कहीं अब जो ट्रीटी का जो स्पेस है ना, जो बातचीत का जो स्पेस है, जो फ्रेंडशिप का जो स्पेस है ना, वो कहीं ना कहीं सिमट के रह गया है, लिमिटेड हो गया है। पहले हम एकदम ओपन में खेलते थे, बट अब जो है वो लिमिटेड लेवल पे खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडिया का एक बहुत बड़ा जो है ना असर अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब एक सवाल उठ के आता है कि क्या अब भारत को ये जो ट्रीटी हुई है, मतलब रशिया के साथ अगर भारत को अपनी दोस्ती को एक अलग लेवल पे लेके जाना है, तो क्या अब नॉर्थ कोरिया को भी नजर में रखते हुए भारत को रशिया के साथ ट्रीटी करनी पड़ेगी? दैट इज द बिगर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया को क्या नॉर्थ कोरिया के हिसाब से अपनी ट्रीटी बनानी चाहिए ताकि नॉर्थ कोरिया का वायोलेशन ना हो यहाँ पे रशिया के साथ? तो ये चीज आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन के लिए बस इतना ही रखेंगे, जहां पर हम एक ऐसे दोस्ती की बात कर रहे थे जिसको खून से लिखा गया है, एंड वही चीज को अपने अगले सेशंस में ऐसे ही इंटरेस्टिंग अलग अलग जियोपॉलिटिकल चीजें लेके आएंगे, जिससे एक पूरा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप समझ में आता है जो एशिया एंड वर्ल्ड लेवल पे डिटरमाइन करे। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, एंड थैंक यू एंड जय हिंद।